नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नीतीश और आज हम कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे परिचय, जिस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम चीजों को पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ये रैखिक समीकरण क्या होता है, सब कुछ हम डीपली अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम बता देंगे कि ये सब क्या है इसके बारे में भी, लेकिन पहले तो जान लेते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। ठीक है ना। तो आइए दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात तो आती है कि दो चर क्या होता है, फिर आता है रैखिक क्या होता है, फिर समीकरण क्या होता है। कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ चीजें आपको नहीं पता होंगी, ये 100% है, लेकिन मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। पहली बात तो जान लो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपको देखो क्या क्या पढ़ना है। पहला तो आपको पढ़ना है कि रैखिक समीकरण क्या होता है, फिर आपको पढ़ना है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है कि रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, आलेख मतलब कि उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज, और एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, और फिर वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। बस इतना पढ़ लो, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप सीख जाओ, मुझे पता है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो है पहला रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में, अच्छा इसको इंग्लिश में अगर आप जानना चाहते हो तो इस चीज को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। अब हम पढ़ना है क्या क्या। देखो, पहली बात आती है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण को छोड़ो, पहले तो जान लो कि दो चर होते क्या है। यहाँ पर एक वर्ड आया है चर, ये चर का मतलब क्या होता है पहले चर जान ले, तो फिर दो का मतलब जान जाए, उसके आगे दो चर की बात करता है। तो मैंने आपको बताया था कि एक चर होता है बच्चों और एक होता है अचर। क्या होता है, एक चर होता है, एक होता है अचर। चर का मतलब होता है जो चीज, जब कोई चरेगा तो यहाँ वहां से चलेगा ना, कोई एक जगह से थोड़ा ना हो सकता है ना। तो जब चर या चलेगा तो यहाँ वहां चलता है। तो चर का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू चेंजेबल होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यानी जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, इस तरह के जो नंबर होते हैं ये होते हैं चर। क्योंकि अगर हम कोई इक्वेशन बनाए हैं कि x + 4 = 5, तो यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और आएगा, और 2x - 1 = 9 है तो उसमें x की वैल्यू कुछ और आएगी। तो यहाँ पर होता है ये चर। तो चर की वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जो अचर होते हैं ये अडिग होते हैं। क्या होते हैं ये, अडिग होते हैं। अडिग का मतलब होता है कि ये चलते नहीं है, अचल होते हैं। यानी कि जिसकी वैल्यू सेम रहती है, या 1 2 3 कितने भी नंबर हो, चाहे होल हो, नेचुरल नंबर हो, सब कोई क्या होते हैं, सारे हमारे अडिग होते हैं, अचर नंबर होते हैं। लेकिन ये वैल्यू जो होती है हमारे क्या होती है, चर होती है। पॉइंट में भी नंबर हो सकते हैं, 2.9 ऐसे भी नंबर हो सकते हैं, वो भी हमारे अचर होते हैं। इसकी वैल्यू भी एग्जैक्ट ही है जो भी होगी। ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है। आप मुझे बताइए। तो चर और अचर समझ में आया ना। तो हमको पढ़ना है इस चर के बारे में, यानी कि जिसमें ये वाली चीजें हों। चर यानी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब उसने क्वेश्चन में बच्चों ये कहा है कि दो चर वाले, कौन सा चर, दो चर वाले की बात करता है, दो चर। तो दो चर अगर कह रहा है कि दो चर, तो दो चर हमें पता है कि दो चर होंगे, यानी उसमें एक्स हो सकता है और वाई। ठीक है। यानी जो भी हमारे पास समीकरण, तो जानते हो ना समीकरण का मतलब क्या होता है। समीकरण का मतलब ये होता है बच्चों जिसमें इक्वल टू लगा होता है, इक्वल टू जिसमें LHS भी होता है और RHS भी होता है, वो होता है हमारा समीकरण। ठीक है ना। यानी LHS इक्वल टू कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी हमारा समीकरण कहलाएगा। इक्वल टू वही समीकरण हो, ये साइन नहीं चलेगा,
ये साइन नहीं चलेगा, ये होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब देखो ध्यान से एक चीज और, तो दो चर समझ गए कि यानी जो भी हमारे पास होगा समीकरण वो दो चर होंगे उसमें, और साथ में रैखिक एक वर्ड आ रहा है अब, रैखिक। अब देखो रैखिक का मतलब समझ लो, रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी वो हमारा रैखिक कहलाएगा। जो भी यानी x हो या y हो या z हो, यानी जो भी हमारे पास क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, चर होंगे, उनकी पावर 1 होनी चाहिए, तभी हमारा वो रैखिक समीकरण कहलाता है या रैखिक कहलाएगा, ठीक है ना। तो वो होना चाहिए, साथ में समीकरण होना चाहिए, साथ में दो होने चाहिए। अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि दो चर वाले, यानी कोई भी मैं चर लिखता हूं, अगर मैं कोई भी चर लिखता हूं तो यह लिखो 2x + 4y बराबर को उधर मैंने 3 ले लिया जी। अब आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पर दो चर हैं, दो चर कहा था ना, तो दो चर, एक चर ये है और एक चर ये है, ये दोनों चर ही तो हैं वाले रैखिक। रैखिक मतलब कि इसकी और इसकी दोनों की पावर कितनी है बताओ, दोनों की पावर कितनी है, 1 ही तो है, और रैखिक में एक ही पावर होनी चाहिए मैक्सिमम। समीकरण का मतलब देखो ये समीकरण बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा है इसलिए हम जान गए कि समीकरण है। इसका मतलब ये जो है इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए हम इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कह सकते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण क्या होता है, आपको डीपली अच्छे से पता चल गया होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो उसने कहा था रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण वही कहलाएगा जिसमें चर जो होगा उसकी पावर 1 होगी। तो रैखिक समीकरण ये भी हो सकता है, ठीक है ना, कि 2x + 5 = 9 दे दिया जाए, तो ये भी एक रैखिक समीकरण ही होगा, ये भी एक रैखिक समीकरण है, लेकिन सिर्फ रैखिक समीकरण है। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही x है, एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है, जिसकी वजह से ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। तो जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, एक ही चर होता है। जो दो चर वाला होता है उसमें दो हमें अलग अलग दिखाई देंगे चर, ठीक है। आइए इसके बाद एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लो बच्चों, एक चीज और भी जान लो कि जो चर होता है अगर एक चर वाला है, कितने, एक चर वाला, एक चर वाला, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया कि 2x + 5 बराबर इधर दे दिया मैंने 1, ठीक है ना। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों, इसे सॉल्व करोगे तो 2x = 1 - 5 उधर जाएगा, तो 2x = -4, तो x = डिवाइड में ले जाओगे तो -2 आया, यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, 2। क्या x बराबर -2 के अलावा कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो हम इसमें रखें तो इसको सेटिस्फाइड करे। आप मुझे ये बताओ कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम -2 के अलावा कुछ भी लेंगे तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर आएंगे, मुझे आप इतना बताओ। नहीं आएंगे बेटा, क्यों नहीं आएंगे बराबर, क्योंकि x के अलावा आप कुछ भी वैल्यू रख के देखना लो, कभी बराबर नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, ये -2। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर हम x की जगह पर -2 रखते हैं, ठीक है ना, तभी वो सिर्फ बराबर आएगा। तो देखो 2 दूना 4, -4 और +5 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा, जो कि हमारा RHS था। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रखकर देख लीजिए, कभी भी बराबर नहीं आ सकता जिंदगी में, ठीक है ना। बात समझ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक चर वाला होता है रैखिक समीकरण, उसके हल कितने होते हैं, हल क्या होते हैं, एक होता है, हल एक होगा, यानी सिर्फ एक ही ऐसा नंबर आएगा x का जो कि उसको उसमें रखने पर उसको सेटिस्फाइड करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता जो कि उसमें रखे तो वो उसको सेटिस्फाइड करे। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं समझ आया, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं समझ आया। तो यहाँ पर हम एक चीज कह सकते हैं कि जो एक चर वाला होता है, एक चर वाला, एक चर वाला, एक चर वाला, एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होंगे। इस बात को आप नोट कर लेते हैं, यानी कोई हमारे पास चर होगा और वो क्या होगा, एक चर वाला होगा, जैसा भी हमने सॉल्व किया, तो उसमें अपरिमित रूप से उसके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय मतलब सिर्फ एक ही हल होगा उसका,
उसके अलावा उसके समान कोई दूसरा हल नहीं होगा जो उसको रखने पर उसमें सेटिस्फाइड करेगा। कोई भी इक्वेशन ले लो, अगर मैं x बराबर x प्लस 5 बराबर 4 ले लिया 1 ले लिया तो x बराबर कितना है, उधर जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब x बराबर -4 के अलावा इसमें आप रखोगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं रखने पर जो बराबर दे देगा। तो ये हमारा होगा, ये एक चर वाला एक अद्वितीय हल देता है। कभी भी एक चर वाला होगा तो उसमें s की वैल्यू एक ही आएगी निकल करके, जो उसमें रखोगे तो सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन 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 अगर कोई जो होता है, कोई अगर दो चर वाला होता है, कितना चर वाला, दो चर वाला, यहां पर एक ना होकर के दो चर वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक, अनेक हल होंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई जो ऐसा होगा जो कि दो चर वाला होगा उसमें अनेक अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे दिया गया क्या कि 2x + y = 4, तो इसमें जो वैल्यू आती है उसके हम अपरिमित रूप से कुछ भी निकाल सकते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमें क्या होगा, इसे खाना बनाना पड़ता है। खाना में ऐसे कॉलम बनाएंगे, ऐसे कम से कम हमें दो वैल्यू मानना पड़ता है, एक x लिखेंगे इसमें y। एक बार x का वैल्यू अपने से कुछ भी लेंगे, x बराबर अगर 0 ले लोगे, यहाँ पर 0 रख दोगे तो पूरा 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब एक बार y बराबर 0 ले तो y बराबर 0 रख दोगे तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 2 4। बात समझाई। अब तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप आगे भी इसमें लेना चाहते हो, अगर आप इसमें आगे भी लेना चाहते हो तो आगे भी ले सकते हो। ये लो, अगर अब आप सोचते हो कि हम x बराबर कितना ले लें, x बराबर कितना लेना चाहते हो, 3। अगर आप x बराबर 3 ले लो, चलो x बराबर 3 ले रहे हो या 2 ले लो, चलो अगर आप x बराबर 2 ले रहे हो तो यहाँ पर आप 2 रखो। तो ये तो हो चुका है ना, ये यहाँ पर x बराबर 2 आया ही था, इसको मत लो। x बराबर कुछ और ले लेते हैं, x बराबर हम 3 ले लेते हैं या -1 ले लो, चलो x बराबर -1 ले लो। अगर आप x बराबर -1 ले रहे हो तो ये माइनस का होगा तो -2 हो जाएगा, और -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, 4 में +2 जुड़ जाएगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 6। नहीं समझा, x बराबर -2 रखो ना इसमें, 2 × x बराबर -1 और प्लस y बराबर 4 था, तो मुझे तो y -2 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर क्या होगा 4, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2 जोड़ दो तो 6 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 6 आ गई। तो आपने क्या देखा, हम x की वैल्यू मानते चले जाएंगे तो y की वैल्यू आती चली जाएंगी, अगर हम x की वैल्यू मानते चले जाएंगे तो y की वैल्यू आती चली जाएंगी। इसका मतलब ये कभी खत्म हो सकता है क्या, जब ये टेबल कभी खत्म नहीं होगी तो हमारे इसके मान जो होंगे कभी खत्म नहीं होंगे। इस वजह से जब भी दो चर वाले होते हैं तो इस तरह से हम वैल्यू अपने से मान लेते हैं एक को, दूसरी वैल्यू निकलती चली जाएगी, जिसकी वजह से x और y की वैल्यू इनफाइनाइट आती चली जाएगी। अनेक हल हो सकते हैं, कितने अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। और याद रखना कि जब भी हम रैखिक समीकरण को हम किसी ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो ये समीकरण का हल जो कह रहा था, तो समीकरण का हल यही हो गया, ठीक है ना। यानी यही वाले वैल्यू अब तुम उठा रख सकते हो, कोई भी वैल्यू x और y की ले लो। अगर आप, मैं इस चीज को हटाता हूं पूरा और उसके बाद आपको समझाता हूं इसी क्वेश्चन को लेकर के। 2x + y 0 4 आया था, 2x + y था ना, देखो 2x + y बराबर 4 था। हमने पहला जो कॉलम था उसमें क्या था कि हमने x बराबर कितना लिया था, x और y, x बराबर हमने 0 लिया तो y बराबर 4 आ गया था, y बराबर 0 लिया तो x बराबर 2 आ गया, यही आया था ना। चलो इसमें रखते हैं, देखो पहले x की वैल्यू हम x एक बनेगा, पहले x और y थे यानी कि 0, 4 बन रहा है। एक क्या बन सकता है, पहले x फिर 0, क्योंकि पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, पहले भुज फिर कोट, इसलिए भुज x होता है y कोटि होती है ना। तो 0 4 रख के देखते हैं, तो 2 × x बराबर 0 रख दो प्लस y बोले तो 4, तो देखो कितना आया, तो 0 हो जाएगा +4 बराबर कितना आ गया 4। देखो यही तो था हमारा RHS, ठीक है ना। इसका मतलब हमने जब ये वाला रखा तो सेटिस्फाइड कर। अब 2 0 रख के देख लेते हैं, 2 0, आइए 2 0 को देखते हैं रख करके, 2 0 तो 2 x बराबर 2 रखना है, तो 2 प्लस y बराबर 0, तो 2 2 जा 4 प्लस 0 ऐड कर दोगे तो 4 ही आएगा, जो कि 4 आ रहा था। इसका मतलब कि यस के जो x और y की वैल्यू 0 4 रखो चाहे 2 0 रखो, वो सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो होंगे समीकरण के हल होंगे। तो समीकरण का हल या रैखिक समीकरण का हल का मतलब वही होता है कि कौन सी वैल्यू को उसमें रखे कि हमारा जो है वो क्या हो जाए, उसको सेटिस्फाइड कर दे, तो वही होता है रैखिक समीकरण का हल, ठीक है ना। रैखिक समीकरण हो सकता है अगर आपके पास ऐसे दिया हो 2x + 4 बराबर 0, तो इसमें x की जगह हम क्या रख दें कि ये सेटिस्फाइड कर दे, तो x की जगह -2 रख दो,
तो 2 माइनस 2 प्लस 4 बराबर 0। तो देखो माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर 0 आ रहा है ना। इसका मतलब x बराबर जो मैंने माइनस का 2 रखा है वो इस समीकरण का एक हल होगा। मतलब x और y की वैल्यू हो या जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है उसके जगह पे हम x और y का वैल्यू जो भी दिया होता है उसको रख दें तो दूसरे पक्ष के बराबर आ जाए तो वो उसका एक हल होता है। अगर बराबर नहीं आता तो उसका हल नहीं होगा। तो यहाँ पर रखने पर देखो बराबर आ गया 0 के, यहाँ पर भी रखने पर बराबर 4 आ रहा था। इस वजह से ये जो है समीकरण का हल होगा, रैखिक समीकरण का हल होगा। बताइए आपको समझ में आया है बात नहीं समझ में? तो इस तरह से हम रैखिक समीकरण के हल को निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई इसमें की। अब इसके बाद बच्चों एक चीज और भी होता है कि जो रैखिक समीकरण होता है उसको जब हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ का मतलब वही होता है आलेख। आलेख जो यहाँ पर एक वर्ड आया है आलेख, आलेख का मतलब होता है कि जो रैखिक समीकरण होता है उसे हम ग्राफ में अगर दिखाना चाहेंगे तो किस तरह दिखाई देता है। याद रखना कि जब भी हमारे पास कोई रैखिक समीकरण होता है, क्या होता है, कोई भी हमारे पास रैखिक समीकरण आता है, क्या रैखिक समीकरण, या दो चर वाला लिख देते हैं, दो चर वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा। क्या होगी, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा। क्योंकि रैखिक समीकरण में जो होता है वो रैखिक नाम से ही स्पष्ट है, इस वजह से उसकी रेखा भी एक रैखिक होती है, रेखा के फॉर्म में जाता है, तो वो होता है रैखिक समीकरण का। तो कभी भी आलेख बनाएंगे दो चर वाला होगा तो समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा बनेगा। सर जी कैसे बनेगा, तो वाह वही चीज तुम्हें सिखाने वाला हूँ। वीडियो को जल्दी से देखो, लाइक करते जाओ वीडियो को। तो आइए देखते हैं कि अगर हम कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसे हम ग्राफ पेपर पर कैसे दिखाते हैं, ग्राफ पेपर पर उसे कैसे दिखाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ग्राफ पेपर हम कैसे दिखाते हैं आलेख को। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक हमें रैखिक समीकरण चाहिए। तो आइए रैखिक समीकरण को देखते हैं। इस चीज का भी जरूरत अभी है नहीं, तो इस चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। जरूरत नहीं है इसका, हम सब कुछ बता चुके हैं आपको। आइए इधर देखते हैं कि आलेख हम कैसे दिखाते हैं। मान चलो हमारे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला, 2x + y बराबर, यही था। अब देखो एक चीज तो जान लो कि हमारे पास जो रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसको भी याद रखना, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप हमेशा समीकरण का वो इस फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्म में, ये फॉर्म में, ax + by + c बराबर 0। आप इसको भी नोट कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ लिख सकते हो, जहां a is not equal to 0 and b is not equal to 0। आपको ये कंडीशंस भी याद रखना है कि अगर हमारा कोई व्यापक समीकरण इस रूप में है तो वो रैखिक समीकरण होगा, लेकिन a और b दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचो, अगर इसमें से एक को 0 कर दो तो y बराबर 4 आ जाएगा, अगर मैं y को 0 कर दूंगा तो 2x बराबर 4 आ जाएगा, है ना। तो दोनों में से कोई भी अगर 0 हो जाएगा तो फिर दो चर का रह ही नहीं जाएगा। इसलिए जो चर है उसको 0 नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। चर को 0 होना यानी इसके साथ जो नंबर लगा है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर यही 0 है तो फिर वो तो रैखिक समीकरण बनेगा ही नहीं, कहने मतलब दो चर वाला नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इससे कंपेयर करें, इस वाले को इससे कंपेयर करते हैं, इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले 2x आएगा प्लस y, उसके बाद जो c है वो भी इधर ही रहता है, उधर इक्वल टू के 0 रहना चाहिए, तो 4 को इधर आना पड़ेगा, तो -4 बराबर 0। अब ये बन जाएगा ax + by + c के रूप का। तो जब भी बनाना होगा तो ax + by + c के रूप में इससे पहले बनाना पड़ेगा। ये होगा व्यापक समीकरण होता है, या व्यापक रूप कह लो, व्यापक समीकरण कह लो, ठीक है ना। आइए अब आगे चलते हैं, इस चीज को आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब देखो ध्यान से आपको समझना है, इस चीज को ऊपर करते हैं। हमारे पास ये है, तो मैंने आपको बताया था अभी कि जब भी ये चीज दी होगी तो हमें क्या होना है, रैखिक समीकरण को ग्राफ में दिखाने के लिए, किस में दिखाने के लिए बच्चों, ग्राफ में दिखाने के लिए हमें पहले लाइन ड्रा करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक ये लाइन ड्रा हो जाएगी और एक लाइन ये ड्रा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें पता है यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, इधर ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, ये 4 होता है, फिर इधर ये माइनस में आता है, -1,
-2, -3, -4, -5, इधर -1, -2, -3 ऐसे जाएगा, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि ये जो होता है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं, है ना। और इधर वाई डैश कह सकते हो और इसको हम एक्स डैश कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसको हम दिखाने के लिए हमें क्या बनाना होता है, पहले एक इस तरह से हमें बनाना पड़ता है डिब्बा, इसमें एक लाइन और बीच से खींचना होता है, और यस के दो मान कम से कम निकालने के लिए एक लाइन ये और एक लाइन ये खींचते हैं। यहाँ पर हमें रखना होता है एक्स और वाई। अब x और y की वैल्यू दो ठो कम से कम हमें अपने से मानना पड़ता है। अब अगर आप x बराबर 0 मान रहे हो, इफ x बराबर 0, तो अगर x बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा, 2 × 0 प्लस y बराबर 4। आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि वही चीज है। तो ये तो 0, तो y बराबर कितना आएगा, 4। कितना आएगा, y बराबर कितना निकल के आया बताओ, 2 0 तो y बराबर 4। यानी जब मैंने x बराबर 0 लिया तो y बराबर हमारे पास 4 आया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप इस बार y को 0 ले लो, तो जब y की जगह तुम 0 रखोगे तो ये तो 0, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 आ जाएगा। सिर्फ आपको 2 ही निकालना है, इससे ज्यादा नहीं निकालना, बस 2 ही निकालो, हो गया। कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब इस चीज को मैं हटा देता हूँ, जरूरी नहीं है इस चीज को। अब इसके बाद की क्रिया देखो, पहले x के जो 2 पॉइंट आए हैं, एक तो 0 और 4, तो पहले हम 0 और 4 को उसमें देखेंगे कहाँ पे मिलेंगे एक दूसरे को, 0 4। तो देखो 0 तो x में 0 और 4 जाएगा y में, तो 4, यानी ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, 0, 4, ठीक, ओके। उसके बाद हमें दिखाना है x बराबर 2 लोगे तो y बराबर 0, तो 2 और 0, तो x बराबर 2 ये और 0 यही हो जाएगा, क्योंकि वो बढ़ेगा नहीं। तो ये पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा 2, 0, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। अब ये जो रेखाएं मिली हैं एक दूसरे को, इन्हीं को मिलाते हुए हमें क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन्हीं दोनों से होते हुए। तो मैं ये क्या करिया, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। तो ये जो लाइन जा रही है बच्चों, ये जो लाइन गई, इस लाइन के ऊपर नाम लिख दें, क्या थे, 2x प्लस वाई बराबर 4, ये हो जाएगा। अब आपने देखा एक ये सरल रेखा जा रही है, आपने देखा कि ये एक सरल रेखा जा रही है कि नहीं जा रही। जब आप इसको ग्राफ पे अच्छे से बनाओगे तो एक सीधी रेखा बिल्कुल जाएगी, थोड़ा टेढ़ी जरूरी है, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा किसी भी रेखा पर हम कैसे हम सरल रेखा को दर्शाते हैं। उसको दर्शाने के लिए आपके पास एक समीकरण 2 चर वाला दिया होना चाहिए, फिर उसको हम x और y की वैल्यू अपने से मानेंगे, एक बार x बराबर 0, y बराबर 0, कुछ भी ले लो, बस याद रखना कि नंबर जो है पूरा पूरा होल नंबर आना चाहिए, एक पूर्ण संख्या। ये नहीं कि y को रखे हो तो 2.3 आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी आपको रिप्रेजेंट करने में। उसके बाद आप उसे मिला दोगे तो एक सरल रेखा हमेशा जाएगी जब भी रैखिक समीकरण होगा, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं, कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, और आपको उसमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसमें बैक आ जाता हूँ, 1-2 लाइन। देखो ध्यान से, अब मैं क्या करता हूँ, एक समीकरण क्या मानता हूँ, इस बार अलग कुछ ले लेते हैं। इस बार में जो समीकरण है यहाँ पर कुछ और समीकरण ले लेते हैं। हाँ, मैंने इस बार समीकरण देखो बच्चों क्या ले लिया है कि ले लेते हैं इस बार x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण हमारे पास है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी इसको व्यापक बनाना हो तो आप इसको इधर ला सकते हो, लेकिन उसने व्यापक नहीं, हमको तो ये ग्राफ बनाना, तो आपका इस तरह में काम चल जाएगा। आपको क्या करना होगा बच्चों कि आपको मानना पड़ेगा, आप क्या मानोगे कि यहाँ पर x की वैल्यू कितने लोगे, 0, तो भाई x के जगह में 0 रख दोगे, 0 बच्चा, तो 3y बराबर 6 आएगा, तो y बराबर 3 उधर डिवाइड में जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 2 आ जाएगी y की, समझा। अब एक बार y को 0 ले लो, अगर आप y के जगह में 0 रख रहे हो, ये लो, चलो y बराबर 0 रख, तो y बराबर 0 रखोगे तो पूरा 0, तो x बराबर 6 आ जाएगा। बात समझ में? जब आपके पास ये चीज पता हो गया तो आप इसे में प्लॉट कर दो। तो पहले x की वैल्यू 0, तो y बराबर 2 लेना, तो 0 और 2, तो 0 तो यही है, 2 यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी पॉइंट ये वाला हो जाएगा, यही पॉइंट हमारा होगा 0, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर आपको x बराबर 6 लेना है, तो y बराबर 0, तो x बराबर 6 ये है, तो y बराबर 0, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 6, 0, ठीक है। आपको इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देना, खींच दो। ये लाइन जाएगी कुछ इस तरह से,
देखो लाइन खींच दी है। अब ये जो लाइन जा रही है इसके ऊपर नाम लिख दो, क्या था लाइन, x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर 6। बात समझ में आई? इस तरह से आपको प्लॉट करना है, बस हो गया। तो कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि बताओ इसको प्लॉट करो, इसमें ग्राफ भी दिखाओ, तो आपको इस तरह से दिखाना होगा, ठीक है ना। ये तो अभी एक ही चर, दो चर वाला है, लेकिन एक ही हमारे पास रैखिक समीकरण है। जब आप कक्षा 10 में जाओगे तो यही चीज आपको दो चरण मिलेगा, दो चर वाला और दो रैखिक समीकरण मिलेंगे, तो उसमें दो लाइन ऐसे जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो कट किया करेंगे, तो उसके वैल्यू पूछेगा एक्स और वाई की, कहाँ पे ये दोनों कट किए हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं आगे, इसमें अब क्या है उसको भी देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया, देखो ध्यान से। इसके बाद अगला देखो, अभियक सच आलेख, तो आपको समझ में आ गया कि हम आलेख को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आलेख भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं एक्स अक्ष के समांतर रेखा समीकरण। अगर एक्स अक्ष के समांतर रेखा समीकरण की हम बात करते हैं, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो अगर एक्स अक्ष के समांतर रेखा समीकरण की हम बात करते हैं बच्चों, एक्स अक्ष के समांतर रेखा समीकरण की बात करते हैं, तो याद रखना कि अगर हम एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, हमें तो पता है ना कि ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। अब आप ध्यान से मुझे बताओ कि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी तो एक्स अक्ष तो ये है, तीसरी समांतर ऐसी लाइन जाएगी। एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा होगी तो ऐसी ही तो लाइन जाएगी। तो उस सिचुएशन में बताओ एक्स अक्ष के जब समांतर होगी तो वो लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। यानी यहाँ पर जो पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पर ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 3 हो गया, यानी जो लाइन हुई वो सिर्फ जब एक्स अक्ष के समांतर होगी तो सिर्फ वाई को कट कर रही है और एक्स को कट नहीं कर रही। तो उस सिचुएशन में वाई की वैल्यू जो होगी वो कुछ ना कुछ होगी, यानी वाई जहां पर कट किया, इस सिचुएशन में देखे तो इसका इस रेखा का समीकरण क्या होगा, वाई बराबर 3, क्योंकि यहाँ पर देखो सिर्फ 3 पे कट करते हुए जा रही है। और किसको कट कर रही है, एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष को, और एक्स को तो टच ही नहीं कर रही। तो एक्स अक्ष को जब समांतर रेखा होती है तो वाई बराबर ए हो जाता है। किसको, वाई बराबर ए, मतलब ए बराबर कहाँ पे कट की वो चीज की बात करो, 3 पे कट की तो वाई बराबर 3, 4 पे कट करती तो वाई बराबर 4। तो समीकरण एक्स अक्ष के समांतर रेखा समीकरण क्या होता है, वाई बराबर ए, ठीक है ना, बात समझाई। ओके, अगर यही चीज घुमा दिया होता, यहाँ पर क्या पूछ लिया होता, यहाँ पर आपसे ये पूछता, यही चीज को थोड़ा सा घुमा देते हैं हम भी जी, कह देता इस चीज को कि एक्स अक्ष के समांतर में पूछकर पूछ लेता वाई अक्ष के समांतर, अगला जैसा था वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। अगला पॉइंट यही था, देखो अगला वाई अक्ष के समांतर। तो जब वाई अक्ष के समांतर होता है बच्चों, तो ध्यान समझना कि जब वाई अक्ष के समांतर होगी तो ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष के समांतर ऐसे जाएगी रेखा, नहीं जाएगी भाई, वाई अक्ष के समांतर जाने मतलब ऐसी तो जाएगी। तो उस सिचुएशन में वो रेखा जो होगी वो एक्स अक्ष को कहीं ना कहीं कट करेगी, इधर भी कट सकती है, इधर भी कट करती है, कट सकती है ना। यानी उस सिचुएशन में जो रेखा होगी वो एक्स अक्ष को कहीं ना कहीं कट करेगी। एक्स बराबर कितना दूर पे कट करेगी, मान लेते हैं ए दूरी पर कट करेगी। तो उस सिचुएशन में समीकरण ये हो जाएगा। तो जब एक्स अक्ष को समय कट करेगी तो वाई बराबर ए आता है, जब एक्स अक्ष को कट करती, सॉरी वाई अक्ष को कट करता है तो वाई एक्स बराबर ए आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी ना क्लियर हुआ हो तो आप बता सकते हो मेरे को, मैं जरूर बताऊंगा आपको चीज। क्या ये चीज क्लियर हो पाई है या नहीं क्लियर हो पाई है? क्या ये चीजें आपको क्लियर हुई कि किस तरह से एक्स अक्ष का समीकरण आता है, वाई अक्ष का समीकरण क्या आता है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपको दिमाग में रखना है बस। तो हम इस तरह से क्या कर लिए, सारे पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया। एक्स अक्ष के समांतर रेखा समीकरण, वाई अक्ष के समांतर, कोई एक्स अक्ष के समांतर है तो उस सिचुएशन में वाई बराबर ए होता है, एक्स अक्ष के वाई अक्ष के समांतर है तो एक्स बराबर ए होता है। ये समीकरण होता है, बराबर जीरो रखो, कुछ भी हो बराबर तो समीकरण तो होता है ना, ये समीकरण। दो चर वाला क्या होता है वो भी सीख लिए, आलेख क्या होता है उसको भी हमने सीख लिया। अब हम एक चीज आपको बताते हैं कि व्यापक रूप के थ्रू हम ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान के चलो कि आपके पास कोई भी इक्वेशन इस तरह से दे दिया गया कि 2x प्लस 5y बराबर 7 दे दिया, ठीक है ना, ये दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसको तो पहले व्यापक रूप में बनाना है। तो व्यापक रूप तो हमें पता है ना कि व्यापक रूप होता क्या है, व्यापक समीकरण या व्यापक रूप होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है।
तो इसको इस फॉर्म में बनाने का मतलब होता है व्यापक रूप। तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 5y, 7 को इधर आना पड़ेगा तो माइनस का 7 बराबर 0। ये हो जाएगा पहले तो इसका आंसर। उसके बाद कभी कभी पूछेगा कि इसको व्यापक रूप में बनाने के बाद कहेगा ए बी सी की वैल्यू भी बताओ, तो आप इसको व्यापक रूप में बना दिए, ये बन गया। फिर कहेगा ए बी सी की वैल्यू बताओ, तो जब इसको हम इससे कंपेयर कर देंगे तो ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो ए बराबर आप देख रहे हो 2 मिल जाएगा। बी बराबर कितना मिल जाएगा, तो बी बराबर कितना मिलेगा, बी प्लस में ही होता है तो 5। सी कितना हो जाएगा, तो सी हमारा पता है इसमें सारा प्लस में होता है, इसलिए माइनस कहीं भी देखे तो माइनस को भी घसीट लेंगे इसी के साथ, तो इसमें माइनस का 7 हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई। कोई भी हमारे पास इक्वेशन होगा उसमें कैसे एबीसी का वैल्यू निकालते हैं, उससे कैसे व्यापक रूप बनाते हैं। आइए एक चीज और भी देख लेते हैं, एक कोई और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5x माइनस का 8y बराबर z, ये दिया है। तो जब सॉरी z कहां से आ गया, तो 3 वेरिएबल का हो जाएगा बराबर 2 दे दिए, ठीक है ये है। तो जब आप इसको बनाओगे तो इसको पहले व्यापक रूप बनाओगे तो बन जाएगा ये 5x माइनस का 8y माइनस का 2 बराबर 0। जब इसे कंपेयर करोगे ए बी सी वाले से तो a बराबर आपको मिलेगा x मतलब 5, b बराबर मिलेगा y मतलब माइनस का 8, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है वो ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही होता है ना। तो ये सब प्लस में होते हैं, तो कहीं पर भी माइनस देखेगा तो जब वैल्यू पूछेगा एबीसी की तो उसमें माइनस को लेके आएगा। और फिर उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का। आ गया होगा समझ में कि एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरह कुछ और। क्वेश्चन आपके पास दे दिया गया है 3y प्लस 8 बराबर 5x, ये है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो पहले इसको व्यापक रूप बनाने के लिए पहले x रखा जाता है, तो इसको इधर लाओ या इनको उधर ले चलो। तो 5x को इधर लाओगे या उधर ले चलते हैं सबको, तो हम क्या करते हैं 5x को इधर ले आओ। तो अगर 5x को आप इधर ला रहे हो तो ये बनेगा माइनस का 5x आएगा ना इधर, और इधर ये प्लस का 3y तो था ही, और उसके बाद प्लस 8, अब इधर बच जाएगा 0, ये बना पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखा, इसमें 2 हल हो सकते हैं, इन दोनों को घसीट कर उधर ले चलो। तो ये 5x था ही इधर बराबर, सॉरी 5x था ही, और ये उधर जाएंगे दोनों, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, और ये भी उधर ही जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब इधर जो है सिर्फ 0 ही बचेगा, तो ये हो। तो ये 2 कंडीशन बनी, तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू तो माइनस का 5 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और c की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में आप देखो तो a की वैल्यू 5 आएगी, b की वैल्यू -3 आएगी, एंड c की वैल्यू -8 आएगी। सही दोनों आंसर है, आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हम किसी भी नंबर का हम इसमें मल्टीप्लाई ही डिवाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि हम किस तरह से चीजों को करते हैं। कोई भी हमारे पास समीकरण दिया देगा 2 चर वाला, पूछेगा इसमें से ए बी सी की वैल्यू बताओ, आप बता लोगे। बस आपको ये याद रखना कि उसको 2 चर वाला होना बहुत जरूरी है, 2 चर वाला होगा तभी चीजें क्लियर होंगी, वरना नहीं हो सकता। तो ये चीजें होती हैं 2 चर वाला समीकरण। अच्छा एक चीज और भी तुमको बता देते हैं जाते जाते, कि कभी भी अगर कोई भी समीकरण y बराबर kx के फॉर्म का होता है, इसको आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा किस तरह से हम। अब मैं पूरा हटा देता हूँ, ठीक है ना। आपके पास कभी कभी जो समीकरण देगा y बराबर kx के फॉर्म में दे देगा, ये फॉर्म, तो कहेगा इसका समीकरण, इसका ग्राफ क्या बनेगा। तो आप ध्यान से देखो, जब ग्राफ बनाते हो तो हमें पता है ना कि हमें इस तरह से डिब्बा बनाना होता है, उसमें कम से कम 2 वैल्यू तो निकालना ही पड़ता है। तो हम यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पर y। तो अगर आप x बराबर 0 ले रहे हो तो यहाँ पर 0 को मल्टीप्लाई के में करोगे तो ये भी तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अब अगला अगर y बराबर 0 लोगे, y बराबर 0 ले रहे हो, ये y बराबर 0, तो ये भी तो 0 ही हो जा रहा है, तो इसको खाने को निकालने की जरूरत ही नहीं, बस ये इतने में ही काम चल जाएगा। यानी इस चीज को निकालने की जरूरत नहीं है, आपका काम इतने में ही हो जाएगा। तो इसको आप चाहो तो हटा भी सकते हो, ठीक है ना, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, क्योंकि सिर्फ आप काम हमारा इतने में ही हो जा रहा है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है ये। तो जब इसको ग्राफ पे दिखाओगे, आपके पास जो ग्राफ होगा इस तरह से, तो इसके निर्देशांक x और y के 0 आ रहे हैं, इसका मतलब वो पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर होगा 0,0। तो जो रेखा होगी वो मूल बिंदु से होकर जा सकती है, तो वो ऐसे भी जा सकती है, वो जो लाइन होगी वैसे भी जा सकती है, मूल बिंदु से होते हुए ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, बस वो मूल बिंदु से जाएगी। ये इस तरह से ही होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि 0,0,
और जब 0,0 होता है तो उसका मतलब वो मूल बिंदु होता है ना, मूल बिंदु के ही तो निर्देशांक होते हैं ना भाई, ओरिजिन के ही तो निर्देशांक होते हैं ना, क्या यही 0,0, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से घुमाने के लिए भी क्वेश्चन दे सकता है कि y बराबर kx जो होता है, इस सिचुएशन में ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखा कहां से होकर जाएगी, तो मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, एक्सरसाइज का जितना भी परिचय होता है फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज करेंगे, क्या करेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज। तो उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आराम से मैंने आज पढ़ाया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम लोग को मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।